निर्दोष सपनों को पूरा करना है तो पढ़ाई को हथियार बनाओ। समय बर्बाद करने वालों में नहीं, टॉप करने वालों में अपना नाम बनाओ। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार यादव सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज से हम लोग जो है मैथमेटिक्स का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जो चैप्टर 8 है। यानी कि बीटीसी का किताब हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 8 के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कि त्रिकोणमितीय परिचय को। और एकदम बारीकी से पूरे सिंपल वे में आज का जो है यह इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है और काफ़ी शानदार और एकदम बेसिक से आपको जो है यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, हेडिंग में लगा लीजिए त्रिकोणमिति, क्योंकि आज से हम लोग जो है त्रिकोणमिति का आगाज करने वाले हैं। हेडिंग में आपको लगाना है त्रिकोणमिति, हेडिंग में लगाइए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। CHAPTER चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले जो हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में समझ लेते हैं। देखिए इधर त्रिकोणमिति की अगर बात करें, यहाँ पर त्रिकोणमिति की अगर बात करें यानी कि तीन कोणों का मापन, तीन कोणों का मापन जो हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। अब तीन को कोण किस में होता है? तो त्रिभुज में होता है। और त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज होना चाहिए? तो समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति की अगर परिभाषा की अगर बात करें तो प्यारे साथियों, त्रिकोणमिति जो है गणित की वह भाषा है जिसके अंतर्गत त्रिकोणमिति गणित की वह भाषा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। प्यारे साथियों, त्रिकोणमिति का जनक की अगर बात करें यानी कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो त्रिकोणमिति का जो पिता माना जाता है वह भारत की अगर बात करें तो भारत में है आर्यभट्ट, और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो हिप्पार्कस। पूछा जाएगा त्रिकोणमिति के जनक कौन है, तो आपको बोलना है हिप्पार्कस। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अगर भारत की बात आ जाए तो भारत में जो है आर्यभट्ट साहब जो है त्रिकोणमिति के जनक माने जाते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं त्रिकोणमिति का परिभाषा। याद रखना है आपको कि त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन इसका जो है देखने वाले हैं। आज टोटल फॉर्मूला को हम लोग जानेंगे, उसके बाद जो है प्रश्नावली पर जाएंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान दीजिए। तो लिखना है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है, वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और उनसे बनने वाले तो क्या लिखना है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज और उनसे बनने वाले बहुभुजों, क्या लिखना है यहाँ पर? बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज और उनसे बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहिएगा प्यारे साथियों? तो त्रिकोणमिति कहिएगा। अब देखिए इधर समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए त्रिभुज को जो है दो आधार पर बांटा गया है, पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी जो है त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और कोण के आधार पर भी त्रिभुज जो है तीन प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर हो जाता है समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, और कोण के आधार पर जो है तीन प्रकार का हो जाता है समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। इस तरह से जो है कोण के आधार पर त्रिभुज हो जाता है तीन प्रकार का, उसके बाद भुजा के आधार पर भी जो है त्रिभुज तीन प्रकार का हो जाता है। तो हमको यहाँ पर पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में, ओनली वन समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। तो ध्यान से समझिए समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज और उनसे बनने वाले बहुभुजों का हम लोग क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर? तो अध्ययन। तो समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। आपको जानना है त्रिकोणमिति का जनक। समझिए इधर त्रिकोणमिति का जनक, त्रिकोणमिति का जनक यानी कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें हम,
त्रिकोणमिति के जनक की बात करें तो प्यारे साथियों, विश्व में अगर आपको पूछा जाए, पूरे वर्ल्ड में आपको पूछा जाए, तो पूरे विश्व में जो है त्रिकोणमिति का जनक जो है हिप्पारकस को माना जाता है। किसको मानेंगे? हिप्पारकस। पूरे विश्व में त्रिकोणमिति का जो जनक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर त्रिकोणमिति का जनक अगर माने तो हिप्पारकस को मानना है। और भारत की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो भारत में त्रिकोणमिति का जो जनक है, यानी कि इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट वही आर्यभट्ट जिसने जो है जीरो का आविष्कार किया। इससे पहले आर्यभट्ट जब नहीं आए थे, आर्यभट्ट जब जीरो का आविष्कार नहीं किया था, तो 1 से लेकर के 9 तक हम लोग जो है जानते थे, उससे आगे जानबे नहीं करते थे। लेकिन आर्यभट्ट आया, इतना गणितज्ञ, इतना कि जो है मैथमेटिशियन आर्यभट्ट कि इसने जो है जीरो का आविष्कार कर दिया। और अब आज जो है हम लोग अनगिनत तक के संख्याओं का जो है आप आकलन कर लेते हैं। तो कितना ज़्यादा भूमिका है आर्यभट्ट साहब का। तो इसको कहिएगा त्रिकोणमिति का जनक। तो त्रिकोणमिति में हम लोग जो हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानिए, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज आपको समझना है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का हो, उसको कहिएगा समकोण त्रिभुज। लिखना है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज। समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये बात आपको जो है समझना है। समकोण त्रिभुज होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक कोण जो है एकदम सीधा लंबवत रेखा डालना है इसे। एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा, दूसरा कोण जो है न्यून कोण होगा। 90 डिग्री से छुटकिनमा कोण को न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं, और 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको कहते हैं समकोण। तो यहाँ पर होता है 90 डिग्री का एंगल। मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तो यहाँ पर हमेशा होगा 90 डिग्री। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तब उसको क्या कहिएगा प्यारे साथियों? तो उसको कहिएगा समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर सबसे विशेष बात क्या याद रखना है? समकोण त्रिभुज में आपको याद रखना है जो खड़ी भुजा होता है, ये जो खड़ी भुजा है इसको कहिएगा लंब। समकोण त्रिभुज में खड़ी भुजा को क्या कहिएगा? लंब। आगे हम आपको ये कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिलहाल इतना समझिए। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज और उनसे बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति का अगर जनक आपको पूछा जाए, भारत में पूछे तो आर्यभट्ट, विश्व में पूछे तो हिप्पारकस। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग जो है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो। त्रिभुज में 3 गो शीर्ष होता है, 3 गो कोण होता है और 3 गो जो है भुजा होता है, यानी 3 शीर्ष, 3 भुजा, 3 कोण। ये बात आपको याद रखना है। 3 क्या जो है यहाँ पर रूल लगा होता है। और एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटकिनमा कोण को कहिएगा यहाँ पर न्यून कोण। 90 डिग्री से बड़ा कोण होगा उसको अधिक कोण, और 90 डिग्री के बराबर जो कोण हो उसको कहिएगा समकोण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ विशेष आपको बताने वाले हैं। अब चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में जो है हम कुछ विशेष आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये हो गया अपने पास समकोण त्रिभुज, जिसका वो पहला भुजा जो एकदम लंबवत बनाना है आपको, इसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना है। परीक्षा में एक एक नंबर जो है आपको काटा जाता है। वहाँ पर आपको जो है इस बार 480 पार करना है। इसके लिए आपको दिल से मेहनत करना होगा, रात दिन मेहनत करना होगा, बार बार मेहनत करना होगा, तब जाकर के आप इतना नंबर लाइएगा। मान लीजिए इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी और इसका नाम हो गया सी। ये हो गया इसका समकोण त्रिभुज, यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। और दो को कोण जो होता है ये न्यून कोण होता है। डबल कोण क्या होता है? न्यून कोण। एगो 90 डिग्री है तो बाद बाकी दूगो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? तो 180 डिग्री। तो एगो 90 डिग्री है तो दूसरा जो तीसरा जो है 90 से छोटा ही होगा। अब देखिए बात क्या समझना है, विशेष क्या समझना है कि समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें खड़ी भुजा जिसको कहते हैं हम लोग लंब। समकोण त्रिभुज में खड़ी भुजा को क्या कहिएगा? तो लंब कहिएगा। तो यहाँ पर जो खड़ी भुजा है इसको लंब कहना है, लंब। लंब कहना है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि पी से इसको जो है सूचित करते हैं। मेरे दोस्त यहाँ पर जो आधार है, निचल का पड़ी हुई भुजा जो है इसको कहते हैं आधार। पड़ी हुई भुजा को क्या कहिएगा? आधार कहिएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस, यानी कि अंग्रेजी में इसको बेस कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं बी से। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होता है प्यारे साथियों, सबसे लंबी भुजा क्या है? यहाँ पर ये है। इस सबसे लंबी भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। सबसे लंबी भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहिएगा? कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूस।
कर्ण कहिएगा, हाइपोटेनियस कहिएगा। ये बात आपको समझना है। खड़ी भुजा को लंब कहना है, पड़ी हुई भुजा को आधार कहना है, सबसे लंबी भुजा को कहना है कर्ण। यानी कि कर्ण हो गया, आधार हो गया और साथ में क्या हो गया, लंब। ये बात आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में खड़ी भुजा को लंब कहेंगे, पड़ी हुई भुजा को कहेंगे आधार और सबसे लंबी भुजा को क्या कहना है, तो कर्ण कहना है। तो समकोण त्रिभुज में ये बात आपको समझना है। क्या कहिएगा, खड़ी भुजा को लंब, पड़ी हुई भुजा को आधार और सबसे लंबी भुजा को कर्ण। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें लंब और आधार जो है हमेशा चेंज होते रहता है। किसके अनुसार, तो थीटा के अनुसार। कोण के अनुसार जो है लंब और आधार हमेशा चेंज होता है, लेकिन कर्ण हमेशा नियत रहता है। पहले ये बात जो हम आपको बताए, इसको पहले जो है भाषा में लिख लीजिए, भविष्य में काम देगा। भविष्य में क्या काम देगा, क्लास 10th में आपको काम देगा। आपको लिख लेना है कि समकोण त्रिभुज में, लिखिए, कॉपी निकालिए फटाफट और फटाफट नोट कीजिए। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी, सबसे लंबी भुजा कर्ण, सबसे लंबी भुजा कर्ण, पड़ी हुई भुजा, पड़ी हुई भुजा, पड़ी हुई भुजा क्या है यहाँ पर, तो पड़ी हुई भुजा निचल का है यानी कि आधार, पड़ी हुई भुजा आधार और खड़ी भुजा, यानी कि खड़ी भुजा क्या है, यानी कि खड़ा कौन सा भुजा है, तो लंब है। खड़ी भुजा लंब कहलाता है, खड़ी भुजा लंब कहलाता है। एकदम देहाती गवार स्टाइल में जो हम आपको बता दिए, लंब कहलाता है। ये बात आपको जो है एकदम बारीकी से याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में खड़ी भुजा को लंब, पड़ी हुई भुजा को आधार और सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर बात समझिए, इधर आपको समझना है, एक और बात समझना है कि थीटा के अनुसार, थीटा यानी कि कोण, थीटा को हम लोग कहते हैं कोण। कोण के अनुसार, कोण के अनुसार, कोण के अनुसार लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार बदलते रहता है। लंब और आधार जो है बदलते रहता है। ये बात आपको समझना है। समकोण त्रिभुज में जो है थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया अपना एगो समकोण त्रिभुज, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। अगर इसका नाम हम ए रख दे, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी, और यहाँ पर तो 90 डिग्री होगा ही। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पर है तो अब तो सब कुछ ठीक है। यहाँ पर अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या है, तो यहाँ पर थीटा के सामने वाला भुजा है ए बी। तो थीटा के सामने वाला भुजा ए बी है तो ए बी हो जाएगा यहाँ पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और निचल का भुजा हो जाएगा बी सी, बी सी क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस यानी कि आधार। और कर्ण हमेशा नियत रहेगा, ए सी जो है हमेशा कर्ण रहेगा ही, यानी कि हाइपोटेन्यूस रहेगा ही। मान लीजिए यहाँ पर कोई समकोण त्रिभुज है। अब देखिए इधर ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसका नाम रख दिया हम पी, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर हो गया आर। अब देखिए यहाँ पर तो 90 डिग्री होगा ही, थीटा यहाँ पर न रह करके हम थीटा को यहाँ पर रख दें तो थीटे का सामने वाला भुजा क्या हो गया, क्यू आर। तो यहाँ पर जो है लंब चेंज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, तो लंब और आधार चेंज हो गया। थीटा के सामने वाला भुजा हो गया क्यू आर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर जो है यहाँ पर हो जाएगा लंब, क्यू आर क्या हो जाएगा लंब। और ये हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू जो है यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा यहाँ पर आधार। और कर्ण तो हमेशा नियत रहता ही है, पी आर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पी आर हो जाएगा यहाँ पर कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस। ये बात आपको समझना है। यानी कि थीटा के अनुसार जो है लंब और आधार चेंज होगा लेकिन कर्ण हमेशा नियत रहता है। ये बात को भी लिख लीजिए। आपको समझना है कि थीटा के अनुसार, थीटा के अनुसार ये तो बताइए कि है कि थीटा के अनुसार लंब और आधार चेंज बदलते रहता है। आपको याद रखना थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, तो लंब होता है। समझ करके क्या रखना है कि थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, हमेशा लंब होता है। हमेशा क्या होता है प्यारे साथियों, तो लंब होता है।
ये बात आपको समझना है कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वह हमेशा क्या होगा, तो लंब होगा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। अब देखिए इधर, अब इतना काम हो गया। उसके बाद जो है यह त्रिकोणमिति के दुनिया में एगो गणितज्ञ का एंट्री होता है जो अपना एगो थ्योरम देता है जिसका नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है, पाइथागोरस। अब हम लोग समझने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए हेडिंग में लगा लीजिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। हेडिंग में लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आपको हेडिंग में लगाना है पाइथागोरस प्रमेय कि आखिरकार पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। एकदम ध्यान से समझिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो बगल में हम यहाँ पर बना लिए एक और फिगर, समकोण त्रिभुज का डायग्राम एगो बना लीजिए कॉपी पेन लेकर के, अगर आप बैठे हुए हैं तो। इसका नाम हम रख दिए ए, इसका नाम है यहाँ पर बी, इसका नाम है यहाँ पर सी। ये तो 90 डिग्री होगा ही। अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और सबसे लंबी भुजा क्या होता है, कर्ण। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर यानी कि पी, आधार को कहते हैं बेस यानी कि बी, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूस यानी कि सी, एच। क्या कहिएगा, एच कहिएगा। ध्यान से समझिए इधर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, प्लस में होता है आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एगो टॉपिक समझ करके रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय होता है यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस में हो जाता है यहाँ पर आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला निकल करके आता है कि लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। एगो जो है अपना परिभाषा, एगो अपना जो है स्टडी मटेरियल चलता है कि मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है। ये बात आपको याद रखना है, मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है। लेकिन अगर इधर स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर जब ये हटाइएगा रूट चढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना है, देखिए एगो फार्मूला है, एगो फार्मूला से हम 6 गो फार्मूला और निकाल लेंगे। एगो फार्मूला से 6 गो फार्मूला निकालना है। अब देखिए इधर मान लीजिए यहाँ पर हमको कर्ण चाहिए, क्या चाहिए, ओनली वन कर्ण चाहिए। जब ओनली वन कर्ण चाहिए तो इधर क्या होगा, जब ये इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा, यानी रूट के अंदर में टोटल पार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, तो आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब एक और बात समझिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए हमको लंब स्क्वायर की आवश्यकता पड़ गई, लंब स्क्वायर की अगर हमको आवश्यकता पड़ गई तो लंब स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। कॉन्सेप्ट समझिए, अगर कोई भी चीज़ बराबर के इस साइड में प्लस में है तो उस साइड हो जाकर के होगा माइनस में, अगर इस साइड में माइनस है तो बराबर के उस साइड में जाकर के होगा प्लस में, अगर गुना में है तो उस साइड जाकर के होगा भाग में, अगर भाग में है तो उस साइड जाकर के होगा गुना में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ करके रखना है। ये जो है समीकरण का रूल फॉलो करना है। प्लस है तो उस साइड जाकर के माइनस होगा, माइनस है तो उस साइड जाकर के प्लस होगा, गुना है तो उस साइड जाकर के भाग होगा, भाग है तो उस साइड जाकर के गुना होगा। अब देखिए, अगर लंब स्क्वायर की आवश्यकता पड़ गई तो क्या करना है, कर्ण स्क्वायर में से घटा देना है यहाँ पर आधार स्क्वायर को, यानी कि कर्ण स्क्वायर और माइनस कर देना है यहाँ पर आधार स्क्वायर। जो पूछेंगे उसको जो है कर्ण में से घटा देना है, बाद बाकी छोड़ करके। मान लीजिए हमको ओनली वन लंब की आवश्यकता है तो इधर से जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा, यानी रूट के अंदर में हो जाएगा यहाँ पर कर्ण स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा यहाँ पर आधार स्क्वायर। देखिए इधर कहाँ ज़्यादा भारी चीज़ है, हवा में उड़ा दीजिएगा इसी चीज़ को। अगर मान लीजिए हमको आधार स्क्वायर की आवश्यकता पड़ गई, अगर मान लीजिए हमको आधार स्क्वायर चाहिए, आधार स्क्वायर चाहिए, तब क्या कीजिएगा, तो कर्ण में से घटा देना है लंब को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर में से हम घटा देंगे लंब स्क्वायर को, तो निकल जाएगा यहाँ पर आधार स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ पर ओनली वन हमको चाहिए आधार, क्या चाहिए, आधार, तो क्या करना है, रूट के अंदर में लिख देना है कर्ण स्क्वायर और माइनस में लिख देना है लंब स्क्वायर। तो बस यहाँ पर क्या करना है, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया। 6 को फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। एगो याद रखना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बाद बाकी तो आप खुद निकाल लीजिएगा।
तो ये 6 को फॉर्मूला था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर में रूट अंडर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अगर आपको लंब के स्क्वायर की आवश्यकता पड़े तो कर्ण में से घटा दीजिए, कर्ण स्क्वायर में से। देखिए याद कैसे करना है, लंब स्क्वायर पूछे तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटाइए, आधार स्क्वायर पूछे तो कर्ण स्क्वायर में से लंब को घटाइए, यानी जो पूछे उसको छोड़ करके दोसरका को घटा दीजिए, काम खत्म है। याद करने में कहाँ कोनो परेशानी है। अगर इसी को अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में कैसे याद रखिएगा, देखिए इधर फटाफट देखिए इधर। तो एच स्क्वायर बराबर आपको याद रखना है हाइपोटेनियस स्क्वायर का, यानी कि एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर एच की अब आवश्यकता पड़ गई तो रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए हमको पी स्क्वायर की आवश्यकता पड़ा तो एच स्क्वायर में से घटा दीजिए यहाँ पर बी स्क्वायर को। अगर मान लीजिए हमको पी की आवश्यकता पड़ा तो रूट के अंदर में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि बी स्क्वायर की आवश्यकता पड़ गई तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, तो एच स्क्वायर में से घटा देना है किसको, तो पी स्क्वायर को घटा दीजिए। और यहाँ पर अगर बी की आवश्यकता पड़ गई तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस में हो जाएगा पी स्क्वायर। तो बस इसको ऐसे फॉर्मूला चाहे अंग्रेजी में याद रखिए चाहे हिंदी में याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको याद रखना है उसी में याद रख लीजिए। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी बराबर में रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी बराबर में एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, रूट अंडर में हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूला था पाइथागोरस प्रमेय का, जिसमें कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजा यानी कि आधार का वर्ग और साथ में लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा। अब चलिए इस पर प्रश्न कैसे आता है। मान लीजिए दो भुजा दिया रहेगा, एगो भुजा गायब रहेगा, तब आपको वहाँ पर कैसे निकालना है। तो पहले इस फॉर्मूला को जो है एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए, एक बार जो है हमसे पहले लिख लीजिए। अंग्रेजी में याद रखिए, देखिए इधर एच स्क्वायर बराबर याद रखना है, क्या याद रखना है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच बराबर में याद रखना है रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस में होगा बी स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, तो पी स्क्वायर की आवश्यकता पड़े तो एच स्क्वायर में से घटा दीजिए। यहाँ पर एच स्क्वायर में से किसको घटाइएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर को। अगर पी की आवश्यकता पड़ जाए तो रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए हमको चाहे बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। और उसके बाद मान लीजिए कि बी बराबर मिले तो रूट के अंदर नहीं, बी स्क्वायर में रूट नहीं घटाइएगा, यहाँ पर बी बराबर निकले तो एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो ये जो है फटाफट आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लासे में ये सब याद हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो याद कीजिए, इसका मतलब आप क्लास 10 का विद्यार्थी ये नहीं लग रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास 10 के लायक है ही नहीं। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, मेहनत कीजिए, आईक्यू लेवल को बढ़ाइए, स्मरण शक्ति को बढ़ाइए, तब जाकर के जो है आप क्लास कीजिए। वरना आपको ऑफलाइन क्लास की आवश्यकता है। आप ऑफलाइन में जो है एक एक शब्द के बारे में आप टीचर से पूछ सकते हैं। आप क्लास 10th में चले गए, आपको जोड़ घटाओ गुना भाग समीकरण गुणनखंड ये सब आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो सीखिए, अभी भी समय है, लगभग 9 महीना का समय है, नहीं तो बाद में जाकर के भारी पछतावा होगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कर्ण दिया है आधार दिया है तो लंब कैसे निकालेंगे। लंब है आधार दिया है लेकिन कर्ण नहीं दिया है तो कैसे निकालिएगा। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब जो है क्वेश्चन कैसे जो है इस टॉपिक पर आता है, इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन कैसे आता है। मान लीजिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का नाम हो गया यहाँ पर, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। अब देखिए ये मान लीजिए कि 4 दिया है, ये मान लीजिए कि 3 दिया है और यहाँ पर कर्ण देवे नहीं किया है। तो आपको कैसे बनाना है। अगर सब्जेक्टिव में बनाना है तो ऐसे बनाइएगा, वैसे सब्जेक्टिव में उतना देरी आपको लगाना नहीं है, फटाफट बना देना है। लिखिएगा यहाँ पर सॉल्व, एगो हम डिटेल में बनाते हैं। जो दिया है आपको लिखना है दिया है या दिया गया है, दिया गया है। ए बी का मान कितना दिया है, तो ए बी का मान है 4। उसके बाद बी सी का मान कितना दिया है, तो बी सी का मान है 3 और यहाँ पर ए सी का मान निकालना है। यानी ए बी क्या हो गया है, खड़ी भुजा को लंब कहते हैं, पड़ी हुई भुजा को क्या कहते हैं आधार, और ए सी हो गया यहाँ पर कर्ण। तो यहाँ पर लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखिएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है यहाँ पर लंब स्क्वायर और प्लस में हो जाता है यहाँ पर आधार स्क्वायर। क्या हो जाता है, आधार स्क्वायर। यही ना होता है पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन हमको यहाँ पर क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ए सी बराबर, तो ए सी बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, यानी ए बी स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर बी सी का स्क्वायर।
अब जो वैल्यू दिया है उसको लिख लीजिए। ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर लिखना है 4 का स्क्वायर, और प्लस में बी सी का मान दिया है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 तिया हो जाएगा यहाँ पर 9। अब ध्यान दीजिए 16 में 9 को ऐड कीजिएगा तो इतना कहाँ होगा, तो 25 होगा। तो 25 का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो यहाँ पर 5 निकलेगा बाहर, यानी कर्ण कितना निकला, ये वाला भुजा जो है आ गया 5। तो इस तरह से आपको बना लेना है सब्जेक्टिव में, लेकिन इतना देरी नहीं लगाना है, डायरेक्ट फार्मूला आपको लगा देना है। डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया त्रिभुज, ये क्या हो गया, त्रिभुज है, थोड़ा ठीक से बनाइए। ये मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। मान लीजिए ये दिया है 13, ये दिया है 12 और ये दे नहीं किया है, ये नहीं दिया है, तब कैसे निकालिएगा। डायरेक्ट फार्मूला निकालना है QR, यानी कि आधार है। QR बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर में से यानी कि PR में से घटा दीजिए, यहाँ पर PR के स्क्वायर में से घटा देना है किसका, PQ का स्क्वायर, डायरेक्ट घटाइए। तो रूट के अंदर में लिखेंगे PR का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस में 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और माइनस में 12 का होगा 144, घटाइएगा तो रूट के अंदर में आएगा 25, और जब बाहर निकालिएगा तो 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी आधार निकलेगा 5। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आपको इसे दिखाना होगा, तब जाकर के आपको एग्जामिनर वहाँ पर फुल नंबर देगा। तो इस तरह से इस टॉपिक पर जो है प्रश्न आता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए इधर, समझ में आ चुका है ना, तो बिल्कुल आ चुका है। अगर आ चुका है तो ये जो है बना करके दिखाइए। मान लीजिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो गया ये, यहाँ पर ये हो गया P, यहाँ पर हो गया Q और यहाँ पर हो गया R। मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया 7 और ये दिया है 8, तो निचल का QR का मान निकालिए फटाफट। हम भी निकालते हैं, आप भी निकालिए, हमसे पहले निकाल करके कमेंट बॉक्स में जो है एकदम भर दीजिए। चलिए कैसे निकालिएगा फटाफट, डायरेक्ट हम तो रहते यहाँ पर QR बराबर लिखते, रूट के अंदर में क्या करते, कर्ण स्क्वायर में से घटा देना है किसको, तो लंबे स्क्वायर को। तो कर्ण का मान कितना दिया है, तो 8, तो 8 का स्क्वायर करते और माइनस में कर देते यहाँ पर 7 का स्क्वायर, डायरेक्ट बनाते। 8 का स्क्वायर होगा 64 और माइनस में 7 का होगा 49। तो 64 में से जब 49 को घटाइएगा, 14 में से 9 जाएगा, कितना होगा 5, और इधर कितना हो गया, इधर भी बच गया 5। 5 में से 4 को घटाइएगा 1, यानी कि रूट के अंदर में निकल जाता 15। रूट के अंदर में इसका जो है 15 राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से अगर 2 भुजा दिया रहे, 1 भुजा नहीं दिया रहे, तो उसका मान जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। चलिए अब हेडिंग में लगा लीजिए त्रिकोणमितीय फलन। हेडिंग में लगाइए त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको क्या कहिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको याद रखना है कि त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वह 6 होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन जो है 6 होते हैं, आपको याद रखना है। देखिए क्लास 10th में आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय, जब 11th में जाइएगा तो त्रिकोणमितीय फलन आपको पढ़ना होगा, 12th में जाइएगा तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना होता है, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और 11th में जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ पर फंक्शन में चेंज हो जाता है। अब ये समझ लीजिए त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है 6 गो होता है। त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कि त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे साथियों, 6 होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। क्या क्या होता है ध्यान से समझिए इधर। सबसे पहला जो होता है प्यारे साथियों जिसको कहते हैं साइन थीटा, पहला होता है साइन थीटा। दूसरा होता है, डायरेक्ट हम थीटे पर चले जाते हैं, साइन कोस सेन ऐसे क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट समझ लीजिए। पहला साइन थीटा आपको समझना है, दूसरा समझना है कोस थीटा, और तीसरा आ जाता है यहाँ पर, तीसरा आता है टेन थीटा, और टेन थीटा के बाद चौथा जो होता है कोट थीटा होता है, और कोट थीटा के बाद पांचवा जो होता है प्यारे साथियों वो हो जाता है साइन हो गया कोस टेन, कोट सेक होता है सेक थीटा, उसके बाद छठा जो होता है कोसेक थीटा।
यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। मेरे साथ बोलिए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ऐसे रट लीजिए एकदम, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए रट लीजिए। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो त्रिकोणमितीय फलन यही 6 गो होता है यहाँ पर, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या समझना है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको समझना है, यहाँ पर जो है एक दूसरे का ये उल्टा भी होता है। एक दूसरे का क्या होता है, तो उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होता है, साइन थीटा जो है यहाँ पर, साइन भाई साहब जो है साइन थीटा, यह जो है कोसेक थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, बराबर नहीं होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। अगर हम कल क्लास में अगर पूछेंगे आपसे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, तो आपको बोलना है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, तो आपको बोलना है साइन थीटा। यानी साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, ये बात समझना है। दूसरा आपको समझना है, कोस थीटा का जो उल्टा होता है, कोस थीटा जो है यहाँ पर सेक थीटा के उल्टा होता है, और सेक थीटा जो है यहाँ पर कोस थीटा के उल्टा होता है। यानी कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस। आगे आपको समझना है कि टेन थीटा का जो उल्टा होता है, वो टेन थीटा जो है कोट थीटा का उल्टा होता है, और कोट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है। यानी साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, टेन जो है कोट का उल्टा होता है, कोट जो है टेन का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है। चलिए मेरे साथ बोलिए, देखिए इधर साइन का उल्टा हो गया कोसेक, कोसेक का उल्टा हो गया साइन, कोस का उल्टा हो गया सेक, सेक का उल्टा हो गया कोस, टेन का उल्टा हो गया कोट, कोट का उल्टा हो गया टेन। ये बात आपको समझना है। त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, उसके बाद टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस। ये बात आपको समझना है। तो मौसम का भी ख़राब है, तो आज की क्लास को हम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। इतना को जो है आप कंप्लीट करके कल आइए। कल जो है हम आगे इससे बनने वाले फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपके लिए तैयार किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। इससे आगे इसके सहायता से जो फॉर्मूला बनने वाला है, उस फॉर्मूला के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और तेसरका लेक्चर से जो है, तेसरका लेक्चर से हम लोग जो है वहाँ पर प्रश्नावली शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।